नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्र आईएएस अकेडमी में। आज का डेट है 24 सितंबर 2022 एंड डेली के करंट अफेयर्स के हमारे आज के सोर्सेज यहाँ पर असम ट्रिब्यून एंड अदर नेशनल डेलीज़ यहाँ पर फोकस हम लोग करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू दैट डाउनलोडिंग जो लिंक रहेगा इस पीडीएफ का वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। आप वहाँ पर जाकर इसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़ असम ट्रिब्यून से लिया गया है रिगार्डिंग हास। देखो वैसे इसका लिखा जाता है ZAJ राइट, बट इसका प्रोनाउंसिएशन हास बोला जाता है, जो क्या असम स्टेट का एक ट्रेडिशनल वाइन आप बोल सकते हो राइट। और ये ट्रेडिशनल वाइन को कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए सरकार का एक्साइज नोड मिल चुका है। जी हाँ, यह राइस से बना हुआ एक ट्रेडिशनल वाइन है और हेरिटेज अल्कोहलिक बीवरेज पॉलिसी के अंडर इसको अप्रूवल मिल गया है दैट हास नाम का जो वाइन है इसका कमर्शियल प्रोडक्शन प्रॉपरली किया जा सके। ना ये जो वाइन है ना, ये असम के बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स हैं जो क्या मिलेनिया से ही पीते हुए आ रहे हैं। मतलब पीते हुए आ रहे हैं, मतलब इसको गलत सेंस में मत लीजिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे मॉडर्न सेरेमनीज़ हैं, ऐसे बहुत सारे एंशिएंट सेरेमनीज़ हैं जिसमें इस जो ट्रेडिशनल वाइन है इसका काम आता है। ठीक है, सो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए इस टाइप का कुछ ये ट्रेडिशनल वाइन दिखता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑन EWS कोटा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के कोटा के रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्वेश्चन किया है रिगार्डिंग द लॉजिक दैट आपने जो इस कोटा को दिया है इसके पीछे लॉजिक क्या है भैया। क्योंकि ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो कोटा दिया गया ना, उसके पीछे आपने तो बोला था दैट ये केटर करेगा पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को। ठीक है, पर हम अभी आपको दिखाते हैं दैट ये पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को केटर नहीं कर रहा है। इनफैक्ट ये जो डिप्राइव्ड कम्युनिटीज है ना, उनको तो लीव आउट कर दे रहा है। और वैसे डिप्राइव्ड कम्युनिटी जिनका सेंचुरीज एंड सेंचुरीज से सफरिंग उनको सहना पड़ा है। यहाँ पे बोला गया है दैट देखो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को तो आपने इसमें डिवाइड ही कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स या फिर शेड्यूल कास्ट एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है ये लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के अंडर अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं, है ना। 50% रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। अब गवर्नमेंट जो है जस्टिफाई करती है दैट देखो डिपार्टमेंट इसलिए किया गया है क्योंकि दे आर ऑलरेडी द पार्ट ऑफ 50% रिजर्वेशन, है ना। पर आप अगर एक्चुअली में देखोगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ शेड्यूल ट्राइब ही ले लो, इनका रिप्रेजेंटेशन इसमें तो है ही नहीं। पहली बात तो जो EWS कोटा में तो है ही नहीं। मोर ओवर इनका डेटा देखिए 40%, जी हाँ 40% ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स जो है ना, ये लोग पुअरेस्ट ऑफ द पुअर में लाई करते हैं। बट इनका जो ओवरऑल रिजर्वेशन क्राइटेरिया दिया है, इनको मात्र 7.5% का ही रिजर्वेशन इनको मिला हुआ है। हमारा बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर अगर देख लीजिएगा तो कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कानून होता है उसको अल्टीमेटली बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिवेल करना चाहिए क्या, नहीं है ना। बट अगर आप 103 अमेंडमेंट देख लीजिएगा जो कि ऑफ कोर्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के रिलेटेड बतलाता है, तो वहाँ पे बतलाया गया है दैट इनफैक्ट 103rd अमेंडमेंट एक्ट जो है ना, इन्होंने स्ट्रेंथन कर दिया गया द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय गिविंग इकोनॉमिक जस्टिस टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ड्राफ्ट इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022। ये बिल अभी तो ड्राफ्ट किया गया, बट ये जब ये बिल एक्ट बन जाएगा ना, तब कहा जा रहा है दैट ये 3 जो एक्ट्स है दैट इज इंडियन टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885, वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट ऑफ 1933 और टेलीग्राफी वायरलेस अनलॉफुल पोजेशन एक्ट ऑफ 1950, इन तीनों को कहीं ना कहीं सबस्यूम कर देगा, कंसोलिडेट कर देगा और ये नया बिल लाया जाएगा जो क्या फ्यूचर में एक्ट भी बन सकता है। ना सवाल होता है दैट नीड क्या आन पड़ी है भैया। देखो पहले जो लीगल फ्रेमवर्क्स है ना वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो गया। आप ये टेलीग्राफ एक्ट देख लीजिए, वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट देख लीजिए, या फिर टेलीग्राफी वायर्स अनलॉफुल पोजीशन एक्ट ऑफ 1950 देख लीजिए, बहुत पुराना है। देखो 1950 का है, 1885 का है, 1933 का है भैया, आदम जमाने का है, ये आप बोल सकते हो, है ना। प्रीवियसली कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने भी इनफैक्ट क्रिटिसाइज़ किया था दैट देखो भाई
स्पेक्ट्रम एलोकेशन जो इंडिया में किया जाता है वो बिल्कुल एडहॉक बेसिस में किया जाता है, जो कि बिल्कुल ख़राब है। इनफैक्ट अगर स्पेक्ट्रम जो कि गवर्नमेंट को एलोकेट किया जाता है ना, उस स्पेक्ट्रम को गवर्नमेंट प्रॉपरली इस्तेमाल भी नहीं कर पाती है। तो देखो खामियां तो है ना, इन खामियों को पहले एक्ट्स के द्वारा देखा तो नहीं जा रहा था ना। इनफैक्ट नया बिल जो है ना, ये कहा जा रहा है इनलाइन होगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ। इनफैक्ट नया बिल जो है वो ना, वो इंश्योर करेगा ग्रेटर कंप्लायंस विद साइबर सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी और साथ ही साथ पब्लिक सेफ्टी कंसर्न को भी यह फीचर करेगा। ना फीचर्स इसके क्या क्या होने वाले हैं? न्यू डेफिनेशंस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज एंड नेटवर्क, डेफिनेशंस बिल्कुल अलग हो जाने वाला है। रिकॉग्निशन ऑफ द एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ओवर द टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंसेस, है ना, मतलब एक्सक्लूसिव प्रिविलेज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज किया जाएगा टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस के ऊपर, रजिस्ट्रेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, पोजीशन ऑफ वायरलेस इक्विपमेंट एंड एलोकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम के रिगार्डिंग। इनफैक्ट यही क्यों राइट ऑफ वे का भी कोई एक इफेक्टिव पॉलिसी लगाया जाएगा। राइट ऑफ वे क्या होता है? जैसे सोचो अभी अगर टेलीकम्युनिकेशन लाइन को एक जगह से दूसरे जगह बिछाया जा रहा है, राइट, तो ऑफकोर्स उसके लिए एक ज़मीन का पैच ऑफ लैंड चाहिए ना जी, है ना। राइट ऑफ वे के थ्रू क्या होता है ना, दैट अगर सोचो एक फार्मर के लैंड से गुजर रहा है ना, तो उसमें पहले क्या होता है ना, लीगल कॉम्प्लिकेशंस आते थे, है ना, कोई फार्मर्स अलाउ नहीं करता था। बट इस राइट ऑफ वे वाले जो पॉलिसी है ना, उसके थ्रू ये कॉम्प्लिकेशंस चले जाएंगे। इनफैक्ट कहा जा रहा है दैट अभी जो एक फंड एग्जिस्ट कर रही है ना, जिसको कहते हैं यूएसओएफ, दैट इज यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, उसको हटा के एक नया फंड सेटअप किया जाएगा जिसका नाम रहेगा टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट फंड। अब इसके प्रोविजंस क्या क्या होंगे वो तो आने वाले समय में देखा जाएगा। बट अगर मैं बात करूं यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, ये एक फंड है जिसको जनरेट किया जाता है बाई 5% यूनिवर्सल सर्विस लेवाई, जो क्या चार्ज किया जाता है अपॉन ऑल द टेलीकॉम फंड ऑपरेटर्स ऑन देयर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यूज। सेंटर has a power to differ, convert into equity or write-off or grant relief to any licensee under the extraordinary circumstances. Next, House applauds its women MLAs. उत्तर प्रदेश के लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक बहुत अच्छा कारनामा किया है उन्होंने। एक्चुअली उन्होंने एक डे को रिजर्व ही कर दिया था, एक दिन को, जिससे क्या वो रिजर्वेशंस किया हुआ था सिर्फ और सिर्फ वुमेन स्पीकर्स के रिलेटेड। और कहा जा रहा है दैट ये दिन जो है इट हैज़ बिकम आई ओपनर फॉर पॉलिटिकल पार्टीज़। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ में जहाँ पर महिलाएं कुछ नहीं बोलती थी, वहाँ पे ज़्यादातर पुरुष ही बोलते थे। बट अभी जो एक दिन जो ऑफर मतलब दिया गया ना, दैट महिलाएं भी बोल सकती है, तो महिलाओं ने एकदम जम कर बोला और बहुत अच्छा ये लोग ऑरेटर दिखी। इनफैक्ट वो लोगों ने अपने इश्यूज़ तो रेस किए ही, बट साथ ही साथ जो नॉर्मल जनता के इश्यूज़ है उसको भी प्रॉपरली रेस किया। उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बात किया, उन्होंने अपने पार्टी के आइडियोलॉजीज़ के बारे में बात किए और बहुत सॉलिड उन्होंने पॉइंट रखा। इनफैक्ट बोला जा रहा है स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में जो स्पीकर है ना वहाँ के सतीश महाना, उनको तो ये भी बोला गया था दैट ये जो दिन जो रिजर्व कर रहे हैं वुमेन एमएलएज के रिलेटेड, है ना, शायद ही यह फुलफिल हो सकता है, क्योंकि वुमेन्स शायद इतना इंटायर दिन मतलब पूरा दिन जो सेशंस का होता है उसमें बोल नहीं पाएंगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था। बट अभी जो ये कारनामा हुआ है ना, तो दिस हैज़ बिकम द आई ओपनर, है ना। नाउ ये आपके लिए प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? नहीं, प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है? एब्सोल्युटली। कभी भी अगर वुमेन्स के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए ना, वुमेन का पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या करेंगे, तो आप उसमें एक एग्जांपल लिख सकते हो, एक केस स्टडी लिख सकते हो इसके रिलेटेड, इस वाले इवेंट के रिलेटेड। सो अनडाउटेडली ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, आगे बढ़े। पीएम केयर्स फंड के रिलेटेड क्यों न्यूज़ है मैं भैया? क्योंकि रतन टाटा जी, कौन नहीं जानता टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन, केटी थॉमस जी जो कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज थे, और करिया मुंडा जी जो कि एक फॉर्मर डिप्यूटी स्पीकर थे, इन तीनों को अपॉइंट किया गया है पीएम केयर्स फंड का ट्रस्टी। पीएम केयर्स फंड दैट इज प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। इसको लॉन्च किया गया था 2020 में, कोविड-19 जब आया था। मेन इसका एम यही था दैट कॉम्बैट किया जा सके, कंटेनमेंट किया जा सके एंड रिलीफ एफर्ट्स अगेंस्ट द कोरोना वायरस आउटब्रेक, जिससे इस टाइप के जो सिचुएशन है फ्यूचर में ना आए। इस फंड में जो भी जितने भी पैसे देना चाहता है
कितना भी कोई दे सकता है, मिनिमम आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे और मैक्सिमम तो जितना भी दो। कंट्रीब्यूशन जो है ये बिल्कुल क्वालिफाई करता है अंडर द टैक्स बेनिफिट, और प्रधानमंत्री जो है ना इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। और ध्यान दीजिएगा वॉलंटरी इसका बिल्कुल और बिल्कुल वॉलंटरी है, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशंस बिल्कुल वॉलंटरी है, कोई भी बजटरी सपोर्ट इसको नहीं मिलता। ठीक है, ऐसा नहीं सोचिए दैट बजट से थोड़ा पैसा इधर एलोकेट किया जाता है, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। डिफरेंट अदर इस टाइप के फंड्स अगर देख लीजिएगा, एक है नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड NDRF, है ना, नेशनल लेवल में होता है और इसको अंडर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 के अंडर बनाया गया है। वैसे ही डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड स्टेट लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी बनाया गया है। प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड के बारे में अगर बात करें तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था विद पब्लिक कंट्रीब्यूशन, जिससे असिस्ट किया जा सके डिस्प्लेस्ड पर्सन्स फ्रॉम पाकिस्तान को। इनफैक्ट इट हैज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन ऑल्सो एज ट्रस्टीज़। मैं बात कर रहा हूँ PM नेशनल रिलीफ फंड का। नेक्स्ट, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बहुत न्यूज़ में है। क्यों? क्योंकि NIA दैट इज़ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अराउंड 100 लोगों को जो कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से एसोसिएटेड है उनको अरेस्ट किया है। क्यों भैया? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है दैट इनके शायद कनेक्शंस कुछ एंटी टेरर एक्टिविटीज़ के रिलेटेड है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये एक इस्लामिक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फॉर्म किया गया था 2007 में, और इसको माना जाता है एज अ सक्सेसर ऑफ नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट। यह डिस्क्राइब करता है अपने आप को एज न्यू सोशल मूवमेंट जो कि स्ट्राइव करता है टू एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज सेक्शन इन इंडिया। हाउएवर इट हैज़ बीन लिंक्ड टू वायलेंस, रेडिकलाइजेशन, और एलिगेशंस भी इसके अगेंस्ट है दैट हाँ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में भी यह ऑर्गेनाइजेशन कुछ शायद काम कर रही है, इसीलिए यह न्यूज़ में था, इसीलिए हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया। Next we are talking about convergence portal of government's 3 flagship scheme। माफ़ कीजिएगा ये इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ है। तो एनीवेज कन्वर्जेंस पोर्टल ऑफ 3 फ्लैगशिप गवर्नमेंट स्कीम। वो कौन कौन फ्लैगशिप गवर्नमेंट स्कीम है? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। इस तीनों पोर्टल का एक कन्वर्जेंस रीजन है जिससे बेनिफिट मिलेगा दैट जो भी इसके रिलेटेड बेनिफिशरीज होते हैं इन तीनों स्कीम्स के रिलेटेड, ठीक है, वो हैसल फ्री अपने इन्फॉर्मेशन से उनको मिल सकता है। इनफैक्ट बेनिफिशरीज को जो है ना अराउंड एडिशनल बेनिफिट भी दिया जाएगा 3% का एज एन इंटरेस्ट सबवेंशन। इंटरेस्ट सबवेंशन क्या होता है बताइए तो? जैसे सोचो किसी किसान ने बैंक से लोन लिया, ठीक है, और बैंक का लोन है 10% का। अब सरकार बोल रही है देखो भाई तुम अगर टाइमली पे कर दोगे ना तो 3% लोन तो हम तुम्हारा पे कर देंगे बैंक को, तुमको सिर्फ 7% ही पे करना पड़ेगा। मतलब वो 3% जो छूट मिला है ना, और उसके बाद आपको मतलब सिर्फ 7% ही पे करना पड़ेगा आपको, बाकी 3% जो है वो गवर्नमेंट आपके बदले पे कर देगी। समझ लो, इसको कहते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन। इन स्कीम्स के बारे में अगर एक एक करके चर्चा करें, सबसे पहले एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में अगर चर्चा करें, AIF एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया गया था 2020 को एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा। इसका मेन एम यही है दैट कैसे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली सेटअप किया जा सके थ्रू क्रेडिट गारंटी सपोर्ट एंड 3% इंटरेस्ट सबवेंशन। ठीक है। नेक्स्ट स्कीम PMFME दैट इज प्राइम मिनिस्टर्स फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज। 2020 को इसको लॉन्च किया गया था एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान, और इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है बाई फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री। इसका मेन एम पता है क्या है? यही है दैट कैसे मतलब फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में कॉम्पिटिटिवनेस को इन्हांस किया जा सके, माइक्रो इंटरप्राइजेस के कॉम्पिटिटिवनेस को मेनली इन्हांस किया जाता है सके। ठीक है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है अंडर फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, जिसका एम है टू क्रिएट मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम फार्म गेट टू रिटेल। ठीक है। सो नेक्स्ट ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट 2022 बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, मैं पहले ही बतला देता हूँ। इसलिए भी इतना इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि ये ऐसा पहला रिपोर्ट निकल रहा है, और इस रिपोर्ट में यही बोला गया दैट कैसे कंट्रीज़ अपने एक्शन प्लान्स को ऐसे अलाइन कर सकती है जिससे जो डिफरेंट कंट्रीज़ की जो कमिटमेंट है ना रिगार्डिंग क्लीन टेक्नोलॉजी उसको अचीव किया जा सकता है, और साथ ही साथ डिफरेंट कंट्रीज़ में जो क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड प्लान्स है
या फिर क्लाइमेट रिलेटेड चेंज जो डिवास्टेशंस है उसको बहुत हद तक मिटिगेट भी किया जा सकता है, ठीक है। सो ये ब्रेक थ्रू एजेंडा जो है ये एक अनप्रेसिडेंटेड इंटरनेशनल क्लीन टेक्नोलॉजी प्लान का हिस्सा है, जिसके तहत एम यही किया जाता है दैट टेम्परेचर को जो है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रोका जा सके। ये प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क कंट्रीज़ के लिए और बिजनेसेस के लिए, जिससे वो ज्वाइन अप कर सके और स्ट्रेंथन कर सके उनके एक्शंस हर साल। इनफैक्ट ये रिलीज़ किया जाता है बाई इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी और यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज हाई लेवल चैम्पियंस, ठीक है। नाउ पहला एजेंडा जो इसके रिलेटेड लाया गया था, वैसे तो COP26 जो लास्ट में जो हुआ था ना ग्लासगो में, वहीं पर लाया गया था, जहाँ पर बहुत सारे सेक्टर्स को कंसीडर किया गया था, जिसमें पावर सेक्टर था, रोड सेक्टर था, स्टील सेक्टर था, हाइड्रोजन सेक्टर था और एग्रीकल्चर सेक्टर था। क्योंकि जैसे पावर की अगर बात करें तो अनडाउटेडली हर कंट्रीज़ को ही पावर का ज़रूरत है, राइट। बट हमें मेक श्योर करना पड़ेगा पावर ऐसा हो जो अफोर्डेबल और रिलायबल हो और साथ ही साथ इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो। रोड ज़ीरो एमिशन व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है इसके तहत, राइट। स्टील नियर ज़ीरो एमिशन इन स्टील को प्रेफर किया जा रहा है ग्लोबल मार्केट में। हाइड्रोजन अफोर्डेबल रिन्यूएबल एंड लो कार्बन हाइड्रोजन ग्लोबली प्रमोट किया जा रहा है। एग्रीकल्चर क्लाइमेट स्मार्ट और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जा रहा है बाय द ईयर 2030, बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है दैट जो वो अचीव कर पाए बाय द ईयर 2030। नेक्स्ट, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, एक रिपोर्ट लाया गया है बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें यह हाईलाइट किया गया ना दैट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के कारण जो वर्ल्ड वाइड डेथ हो रहा है ना वो 74% है, जिसमें मात्र 5% ऑफ हेल्थ केयर एड ही जाता है टू द प्रिवेंशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। सवाल होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होता क्या है? देखो नाम से ही पता चलता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। जैसे कोविड अगर देखोगे दैट वाज कम्युनिकेबल डिजीज़, मेरे से आप में हो जाएगा, आपसे किसी थर्ड पर्सन में हो जाएगा, दैट वाज कम्युनिकेबल इन नेचर, राइट। नॉर्मल फ्लू जो होता है ना दोज आर कम्युनिकेबल डिजीज़, है ना। आपका फ्लू हुआ तो आपके दोस्त का हो गया। चिकन पॉक्स दैट इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़, आपका हुआ आपके दोस्त का हो गया, है ना। बट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की अगर बात करें तो आपका अगर होता है तो ऐसा नहीं दैट आपसे किसी दूसरे में ट्रांसफ़र होता है। जैसे डायबिटीज़, है ना। सोचो आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन या फिर किसी का हो गया होगा डायबिटीज़, तो क्या आप में वो ट्रांसफ़र होगा? कब वो आप अगर उनके साथ बैठकर खाना खाएंगे तो कभी नहीं भाई। सो वही चीज़ बोला गया है दैट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है ये ग्रुप ऑफ कंडीशंस है विच आर दैट आर नॉट प्राइमरी मेनली कॉज्ड बाई एन एक्यूट इन्फेक्शन. It results in long-term health consequences and it often creates a need for long-term treatment and care as well. ठीक है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सारे इसके रिलेटेड रिकमेंडेशंस भी था, जैसे ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही थी. यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ इसके बारे में बात की गई है. इंक्लूजन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ इन प्राइमरी हेल्थ केयर, टैक्स ऑन अनहेल्दी प्रोडक्ट्स, ग्रेटर कंज्यूमर अवेयरनेस. तो ये सब कुछ ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पर फोकस किया जा रहा है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कॉम्पैक्ट 2020-2030 की अगर बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था किस एम के साथ, जिससे एक्सलरेट किया जा सके प्रोग्रेस ऑफ द प्रिवेंशन एंड कंट्रोलिंग ऑफ एनसीडी. दैट इज़ जो एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का जो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है उसके रिलेटेड चीज़ों को एक्सलरेट किया जा सके. इनफैक्ट इंडिया ने जीता है अ यूएन अवार्ड फॉर इट्स हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव. हाइपरटेंशन ये तब होता है जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है. सो याद रखिएगा. नेक्स्ट, टोमीस्टोमा. नाउ कहा जा रहा है टोमीस्टोमा जो है ना ये एक क्रोकोडाइल का स्पीशीज़ है, ठीक है. इनफैक्ट इसको क्रोकोडाइलियन फ्रेश वाटर स्पीशीज़ बोला जाता है जो कि नेटिव है साउथ ईस्ट एशिया का. ये बहुत ज़्यादा शाई नेचर की है, इसीलिए कभी भी अगर ह्यूमन के साथ इसका भाड़ा पिर गया ना तो ये भाग जाती है उस रीजन से. बहुत शर्मीला है ये ऑर्गेनिज्म. तो ये क्या है, क्रोकोडिलियन फ्रेश वाटर स्पीशीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा शर्मीला है. इसको कहा जाता है फॉल्स घड़ियाल के नाम से भी ये बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि घड़ियाल का जैसे स्नाउट होता है ना, देखो इसका भी वैसे ही स्नाउट है. इनफैक्ट IUCN कैटेगरी अगर देख लीजिएगा उसमें इंडेंजर्ड कैटेगरी में लाई करता है यह जानवर. नेक्स्ट, सी बैंड. क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि इंडिया का एविएशन सेफ्टी रेगुलेटर DCGA ने
क्लियरली बोला है टेलीकॉम डिपार्टमेंट को दैट देखो भाई, अगर आप 5G में सी बैंड स्पेक्ट्रम लाते हो तो इससे जो एयरक्राफ्ट रेडियो अल्टीमीटर्स है ना, उनमें प्रॉब्लम आएगा। एयरक्राफ्ट रेडियो अल्टीमीटर होता क्या है? देखो, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हो, ये कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ना जो कि डायरेक्ट हाइट अबव द टेरेन इंफॉर्मेशंस को प्रॉपरली एयरक्राफ्ट सिस्टम में फ्यूल कर देता है। देख लो, इससे आराम से प्रॉपरली पता चल जाएगा कितना हाइट के ऊपर है। और ये अल्टीमीटर्स जो है एज वेल एज अ पार्ट ऑफ 5G टेलीकॉम सर्विस ऑपरेट इन सी बैंड एंड देयरफॉर हैज़ रिस्क इंटरफेरेंस। दैट इज़, ये वाला जो एरोप्लेन का जो अल्टीमीटर है ये भी सी बैंड में ऑपरेट कर रहा है। अभी जो 5G स्पेक्ट्रम से आने वाली है ये भी सी बैंड में ऑपरेट करेगी। तो अगर दो बैंड कॉइंसाइड कर गया तो उससे क्या होगा ना, दैट वो जो आवाज़ है वो क्रॉस कर जाएगा, राइट। सो सवाल होता है, टेलीकॉम प्रोवाइडर्स सी बैंड में लाना चाहती है, इनका फ़ायदा क्या है और एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस के लिए नुकसान कैसे है? देखो, टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए फ़ायदा क्या है, दैट अनडाउटेडली टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए सी बैंड जो है एक स्वीट स्पॉट दिख रहा है। इससे इंश्योर किया जा सकेगा दैट हाई बैंडविड्थ, कोई भी अलग टाइप ऑफ बैंडविड्थ को भी इंक्लूड किया जा सके, ठीक है। तो अलग अलग बैंडविड्थ में ये काम कर सकता है और ये बहुत ज़्यादा इजी तरीके से काम कर सकता है विथ फास्टर इंटरनेट स्पीड्स। वहीं पर एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस की अगर बात करें तो इंश्योर करती है हाई प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ प्लेन्स ऑल्टीट्यूड, दैट इज बिंग इंश्योर्ड बाय दिस, राइट। नेक्स्ट, डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, दैट इज डार्ट। कहा जा रहा है ये पहला ऐसा केस है जहाँ पर नासा का जो ये टेक्निक है, दैट इज़ डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, ये क्रैश करेगा एक स्मॉल सा मूनलेट में जिसका नाम है डिमॉर्फस। मूनलेट मतलब क्या होता है पता है? मतलब मून के तरह एक ऑब्जेक्ट है ना। सो इसी टाइप ऑफ एक ऑब्जेक्ट है डिमॉर्फस, उस पर ये हिट करेगा डार्ट। जैसे हिट करेगा एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होने वाला है एंड बोला जा रहा है इट शुड बी जस्ट इनफ टू नज द एस्ट्रॉयड्स पर। मतलब इतना इम्पैक्ट ज़रूर होगा जिससे जो एस्ट्रॉयड का जो पाथ है ना, जो क्या धरती की तरफ मुड़ रहा है आ रहा है, उसको मोड़कर दूसरे तरफ भेजा जा सकता है। मतलब इन जनरल मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई भी अगर एस्ट्रॉयड फ्यूचर में धरती के भी तरफ आ रहा है, उसके डायरेक्शंस को आराम से मोड़ा जा सकता है और इन जनरल ये ह्यूमन सिविलाइजेशन को जो है हम लोग आराम से ख़त्म होने से बचा सकते हैं। अब चलिए, जो भी चीज़ें डिस्कस की गई है ना, उसके बेसिस पे कुछ कुछ MCQs डिस्कस करता है। सबसे पहला MCQ, कल का जो MCQ पूछा गया था धर्मशाला डिक्लेरेशन के रिलेटेड, तो जी हाँ, ये टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करने के लिए बनाया गया था और स्टबल बर्निंग के रिलेटेड जो न्यूज़ था वो एक्सेलरेट करेगा डिकम्पोजिशन फ्रॉम स्टबल्स। इतना ठीक है, वेरी गुड, दोनों बिल्कुल सही है। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर, जिसमें करेक्ट सीक्वेंस अगर देख लीजिएगा वो है B एंड C, जिसमें सब के सब लोगों ने बिल्कुल सही दिया। क्या हो रहा है यार, सब आंसर नहीं दे रहे हो, डर जा रहे हो क्या, नहीं पा रहे हो क्या? चलो आज का 3 क्वेश्चंस पूछता हूँ मैं आशा करता हूँ सबको ही आप लोग आंसर दोगे। सबसे पहला, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वाज ऑफन सीन इन न्यूज़, इट इज़ रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग? क्या ये ट्राइबल एसोसिएशन है फॉर्म्ड बाय बोडो पीपल? क्या ये एक यूरोपियन बेस्ड इन्वायरमेंटल NGO है? क्या एक नया पॉलिटिकल फर्म है, पार्ट है जो क्या फाउंड किया गया है इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया? या फिर डी ऑप्शन, दैट ये एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है लिंक टू वायलेंस एंड रेडिकलाइजेशन? तो यह आप नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखोगे, देखूंगा कितनों का सही हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज दैट इज NCDs रिजल्ट इन लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज। डायबिटीज इज अ टाइप ऑफ NCD, आपको बताना कौन सा सही है, 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट 2022। ये एक अनप्रेसिडेंटेड इंटरनेशनल क्लीन टेक्नोलॉजी प्लान है जिसके तहत हेल्प किया जाएगा दैट ग्लोबल टेम्परेचर जो है 1.5 डिग्री तक ही ज़्यादातर बढ़े, उससे ज़्यादा नहीं। एजेंडा फोकस ओनली करता है ऑन द एमिशंस फ्रॉम पावर एंड स्टील सेक्टर। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है, 1 only, 2 only, both neither 1 nor 2. We'll be waiting for your answer to come up. This was all about the discussion for today's class, guys. Bye bye, take care.